देखिए, सबसे पहले तो मैं अर्नब गोस्वामी के साथ जो महाराष्ट्र में ज्यादती हुई है, जो जिस प्रकार से उस पर हमला किया है और उसको जिस प्रकार से घसीट कर ले गए हैं, जिस प्रकार से थाने में ज्यादती की गई है, ये एक तरह से मीडिया पर हमला है, प्रेस पर हमला है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। किसी भी तरह से इस चौथे स्तंभ पर इस प्रकार का हमला अति निंदनीय है और मुझे लगता है कि सभी लोगों ने इस बात पर मुखर होकर विरोध करना चाहिए कि मीडिया के किसी भी ऐसे वरिष्ठ या कनिष्ठ कोई भी मीडिया से संबंधित व्यक्ति है, उसके साथ इस प्रकार की ज्यादती, वो जो है लोकतंत्र की जो पद्धतियां हैं उसमें से हमने मीडिया को चौथा स्तंभ माना है, उस पर हमला है। कल चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, लेकिन कुछ घटनाएं इस चुनाव के दौरान की मैं चर्चा करना चाहूँगा। प्रारंभ में कांग्रेस का अहंकार जो है वो सातवें आसमान पे था। मुझे, हमारे अन्य नेताओं को बहुत ही हल्के शब्दों का उपयोग कांग्रेस के नेताओं ने किया, जो कांग्रेस के इस प्रकार के अहंकार को अभिव्यक्त करता है। उसके बाद चुनाव के समय भी कल उन्होंने एक ऐसी प्रिंटिंग मशीन को मुद्दा बनाया और बहुत सारे लोगों पर जानबूझकर उसके बहाने से जो है लोगों को बंधक बनाया, उठा ले गए, परेशान किया। एक छोटी सी प्रिंटर मशीन थी जो बाद में सारे मीडिया के ध्यान में आई होगी। वो स्थिति भी कांग्रेस की मैं कहूँगा कि ऐसा एक झूठा आरोप मनीष ग्रोवर जी पर मदीना का चलाया। ये सब दिखाता है कि एक तरफ घोर अहंकार और दूसरी तरफ फ्रस्ट्रेशन, दोनों बातों की अभिव्यक्ति कांग्रेस की इस चुनाव में हुई है। वोटिंग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुई है, चुनाव बहुत अच्छे से लड़ा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि परिणाम जो है योगेश्वर दत्त के पक्ष में धनात्मक है। जनता का रुझान इसी प्रकार का दिखाई दिया है। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि परसेंटेज 69% वोटिंग हुई है और ये वोटिंग अच्छी है। उपचुनाव में वोटिंग अच्छी होती है और इस वोटिंग के हिसाब से भी मेरा कहना ये है कि जीत कई हजार में होगी और योगेश्वर दत्त को बहुत लोगों ने, हमारे कैंडिडेट को जो है बहुत उसके साथ लिया है, पॉजिटिविटी के साथ लिया है। सभी वर्गों ने उसके लिए मतदान किया है और विकास की भी आकांक्षा वहाँ के लोगों में थी, क्योंकि कांग्रेस का कैंपेन केवल और केवल व्यक्तिगत राजनीति तक सीमित हो गया था कि भाई हमारी वो बचाओ, हमारी शान बचाओ, हमारे लिए कुछ करो। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन था वो प्रो कैंडिडेट और प्रो विकास था। ये बताएं कि क्या बड़ौदा को जिस तरह से मतलब आप लोगों ने इतना मुख्यमंत्री जी ने भी इशारे किए, तो सरकार में हिस्सेदारी मिलने जा रही है? देखिए, मुख्यमंत्री जी जब कोई बात कहते हैं तो उनकी बात का अपना एक महत्व होता है। उनकी कोई बात उन्होंने कही है कोई, क्योंकि ये सरकार में तो सारा का सारा मुख्यमंत्री का ही जो है एक तरह से उनका निर्णय होता है कि सरकार की भागीदारी का। देखिए, जिस तरह से आपने जिस क्रम में बात की है उसी क्रम में हम भी थे, कांग्रेस भी थी, लोकदल भी था और फिर बाद में एक और भी नाम ले दिया। क्रम तो आप ही बता रहे हो। देखिए, निकिता तोमर इस विषय की पहली बलिदानी है और निकिता तोमर का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उसकी माँ ने मुझे कहा कि मेरी बेटी वर्षों तक लड़ती रही इन अपराधियों के खिलाफ, उसने समर्पण नहीं किया और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी बेटी तो चलेगी और बेटियां नहीं जानी चाहिए। इट्स नॉट ए लव। इसके साथ लव शब्द भी इस्तेमाल करें या नहीं करें, ये विपरीत साइड हनी ट्रैप है। जहां हनी ट्रैप को हम दूसरी तरफ से कहते हैं, ये विपरीत साइड का हनी ट्रैप है जिसमें भोली भाली लड़कियों को फंसाकर और संगठित किस्म के अपराधी उनके प्रति अन्याय अत्याचार करते हैं, उनको विवश करते हैं समर्पण के लिए, उनको विवश करते हैं अपने साथ रहने और रखने के लिए। और ये बहुत ही संगठित किस्म का अपराध है, इसको रोका जाना समय की जरूरत है। निश्चित रूप से कांग्रेस ने थोड़ी सी निकिता तोमर वाले विषय में तो मुझे लगता है कांग्रेस को थोड़ी आत्मलज्जा का एहसास भी होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेसी परिवार से वो अपराधी थे और जिस प्रकार की मैं कहूँगा कि दुस्साहस और
दुष्टता जिन्होंने की है, इसका गुस्सा पूरे हरियाणा को है। देखिए, मैं पहली बार देख रहा हूं कि एक मुख्यमंत्री अपने राज्य की इकोनॉमी को तबाह कर रहा है। किस तरह से एक और ऐसे इशू को लेकर जिसकी व्यवहार्यता को वो खुद जानते हैं, उनसे कोई छुपा हुआ नहीं है, और केवल और केवल चुनाव के लिए उस विषय को बढ़ाते जाना और अपने स्टेट का कितना ही नुकसान होता चला जाए, ऐसे स्टेप्स उठाना मुझे लगता नहीं कि ये पंजाब की अर्थव्यवस्था के लिए, पंजाब के लोगों के लिए, पंजाब के व्यापारियों के लिए, पंजाब के बाकी बिजनेस के लिए और इवन पंजाब के किसानों के लिए भी ये उचित नहीं है। क्योंकि किसी भी तरह के पूरे देश में अगर ओपन मार्केट होती है और बाकी राज्यों का किसान अगर जाकर किसी भी राज्य में अपना सामान बेच सकता है, तो क्या पंजाब वाले को आप रोकेंगे? क्योंकि इन तीनों कानूनों से अंतर्राज्यीय बाजार की स्वतंत्रता मिली है मार्केट फीस शून्य करके। अगर कुछ व्यापारी लोग पंजाब के लोगों का सामान खरीदने आना चाहते हैं, तो क्या आप उन्हें रोकेंगे? तो उस नाते से इस प्रकार की जो एक आज़ादी मिली है, मैं इस बात का पूरा समर्थक हूं कि मंडी व्यवस्था और साथ साथ डायरेक्ट मार्केटिंग दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। क्योंकि डायरेक्ट मार्केटिंग में जाने वाले किसान अभी थोड़े होंगे और मंडी व्यवस्था में जाने वाले किसान अभी ज़्यादा होंगे, और इसलिए इन हमारे सभी राज्यों में मंडी व्यवस्था, एमएसपी व्यवस्था अति आवश्यक है। ऐसे ही चलनी चाहिए, ऐसे ही चलेगी। ये कमिटमेंट है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, केंद्र का भी और हमारी राज्य सरकार का भी। लेकिन उसके साथ साथ थोड़े से किसान जो डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहते हैं, उनका रास्ता भी खुला रहना चाहिए, और उनके विरोध में पूरी इकोनॉमी को तबाह करने वाले स्टेप उठाना ये उचित नहीं है। देखिए, ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। प्रारंभ में वो सब इसके पक्ष में थे और उनके बहुत सारे वीडियोज और बयानात मैंने देखे हैं जो इसके पक्ष में थे। ये तो उन्हीं से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि ये जो विषय है ये एक नया विकल्प है, ये वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। भ्रम यही उत्पन्न किया गया कि इस विकल्प को पूरी वैकल्पिक व्यवस्था का अंदेशा करके खड़ा किया गया, यही सबसे बड़ा भ्रम है। ये पूरी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। एक ट्रेन मान लो चलती है और एक बस चला दी गई है, तो बस ट्रेन का विकल्प नहीं है। ट्रेन यूं ही चलेगी, बस अलग से चलेगी, तो एक विकल्प है। अब लोग ये कहने लगे कि ये बस चलने से ट्रेन बंद हो जाएगी, ये गलत स्टेटमेंट है। इसी अंदेशे के आधार पर सारा एजिटेशन खड़ा किया गया। देखिए, जिसको भी पूरी जानकारी नहीं है, जो भी इस बात के प्रभाव में आया है, एक ही शब्द का मैंने आपके लिए प्रयोग किया है कि ये एक विकल्प है, पूरी व्यवस्था की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। तो जिसने भी इस बात को इस रूप में लिया है, वो सब उसके अंदेशे में आया। और जिसने इस बात को समझ लिया है कि ये थोड़े से किसानों के लिए एक विकल्प है डायरेक्ट मार्केटिंग, और जो मंडी की मार्केट व्यवस्था है वो ज्यों की तो चलेगी। पूरी सरकार, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी सब आश्वस्त कर रहे हैं, चल रही है, अभी खरीद हो रही है दोनों राज्यों में। और हमारे राज्य में तो मोटे अनाजों की खरीद भी हो रही है, दलहन की भी हो रही है, जबकि पंजाब वो नहीं कर रहा है। और अगर इतने अच्छे कांग्रेसी किसान हितैषी हैं तो वो खरीद करें बाजरे की, वो गन्ने का 340 रुपये दाम दे जो हम दे रहे हैं, फसलों का मुआवजा 12,000 करें। मतलब केवल नकली नारे लगा के किसान हितैषी बनना। राजस्थान में 1200 रुपये में बाजरा पिट रहा है। अगर कांग्रेसी इतने ही किसान हितैषी हैं तो वहाँ 2150 में बाजरा खरीदे लोगों का। यहाँ आ रहा है हरियाणा में सारा। नहीं, रिकॉर्डेड हो गया है। आपको नोट करना है तो बाद में बातचीत करके दोबारा लिख लीजिएगा, रिकॉर्डेड हो गया है। री रिकॉर्डिंग का फायदा नहीं है। देखिए, बड़ौदा के चुनाव में हमने ये सारे हरियाणा में जो विषय पहुंचाया था, हमने जल्दी उसको ठीक करने का प्रयास किया। आपको ध्यान होगा, एक दिन 27 नेताओं की हमने ड्यूटी लगाई और 54 गोष्ठियां एक ही दिन में की। इस विषय को हम संजीदगी से, क्योंकि बाकी जगह हम समय के साथ साथ पहुंचा रहे हैं। 3 लाख पत्र हमने लिखवाए हैं, लगभग 6 लाख हमने ऐसे वो बनवा के इस कानून के पक्ष के जो है, इस कानून की स्पष्टता देने वाले फोल्डर बनवा के बांटे हैं। लेकिन वहाँ हमने सबसे पहले इस विषय पर काम किया और मुझे लगता है कि उसमें हम कामयाब हुए, क्योंकि वहाँ के चुनाव में मुद्दा कैंडिडेट, विकास या दूसरे लोगों ने भी अपने अस्तित्व को बनाया।